नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितने 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। और अगर गिनती में देखें, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अगर क्रम वाइज गिनती में देखें, उपभाग भी काउंट कर ले तो कितने हो जाएंगे? 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची। ठीक है, तो वो और इसमें एक चीज और क्या शामिल है? प्रस्तावना। और एक चीज क्या शामिल है? सब प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होता है कि संविधान का परिचय देता है। प्रस्तावना क्या चीज होती है कि संविधान का परिचय देता है। ये जो है संविधान की फिलॉसफी है, संविधान का दर्शन है, जो हमें बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। अगर हम केवल प्रस्तावना को ही पढ़ लें तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा संविधान कैसा होने वाला है। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता था तो उनके कुछ आइडियल्स थे, उनके कुछ एस्पिरेशन था, उनके कुछ आदर्श थे, उनकी कुछ आकांक्षाएं थीं। आदर्श क्या था उनका? कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेंगे, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे, हम समाजवादी राज्य की स्थापना करेंगे। ये क्या थे? उनके आइडियल्स थे, ये उनके आइडियल्स थे। और आदर्श क्या था? कि सामाजिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा और आर्थिक न्याय होगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ये सब क्या चीजें थी? ये उनके आकांक्षाएं थी। वो उनकी क्या थी? आकांक्षाएं थी। ठीक है, तो ये आइडियल्स और एस्पिरेशन ही क्या है? प्रस्तावना है हमारा। जो उस समय, अब संविधान सभा के लोग मतलब वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो भारत के लोगों के जो आइडियल्स हैं, जो एस्पिरेशन है, जो आदर्श हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वही क्या है? हमारा प्रस्तावना है। और अगर इसको कहें हम तो ये क्या है? संविधान का दर्शन है। संविधान का दर्शन, और दर्शन का मतलब क्या? कि उस संविधान की जितनी भी निचोड़ वाली बातें हैं, जिससे कि उस संविधान को हम समझ सकते हैं। अब इसको इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? संविधान का इंट्रोडक्शन है। क्या है? संविधान का इंट्रोडक्शन है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। बात समझ में आई? जैसे कोई भी आप बुक खरीदें तो उसके पहले पेज पर क्या लिखा रहता है कि हमने किस उद्देश्य से ये बुक लिखा है और इनमें क्या क्या बातें आने वाली हैं। आप करंट अफेयर्स की एक छोटी सी बुक ले लीजिए कोई, तो उसमें लिखा रहता है कि इनमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और इसमें हमने कोशिश की है कि यहाँ से यहाँ तक चीजें, ये चीजें करंट अफेयर्स दिया गया है, खेल और परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, सभी चीजों को शामिल किया। तो वो क्या है कि मतलब यही चीजें हमारे बुक में दी गई हैं। तो वैसे ही हमारा प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भी कुछ ऐसी ही चीज है। बात समझ में आई? तो प्रस्तावना कहिए, प्रेम्बल कहिए, या फिर आप क्या कहिए, उद्देशिका कहिए, बात ही कहिए। ठीक है, अब प्रस्तावना है क्या? इसको जो है कुछ विद्वानों के द्वारा भी डिफाइन किया गया। तो संविधान की आत्मा कहा किसने? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा इसे ठाकुर दास भार्गव ने। अब संविधान की आत्मा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बात हमारी सुनिएगा, पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो वहां पर हम कहेंगे कि संवैधानिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 वहां पर कहा है उन्हें संवैधानिक उपचार के अधिकार को। संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है उन्होंने? संविधान की आत्मा। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा था कि संविधान की आत्मा है और उसमें विकल्प दिया जाता है प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर वो चीजें? फिर राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। संविधान का पहचान पत्र, अभी हम लोग कह रहे थे इंट्रोडक्शन, तो ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? N.A. पालकी वाला। तो पालकी वाला ने कहा पहचान पत्र, मुंशी ने कहा जन्मपत्री और भार्गव ने कहा आत्मा। बात समझ में आई? भार्गव ने क्या कहा? याद कर लीजिए, भार्गव ने कहा आत्मा, मुंशी ने कहा जन्मपत्री, मुंशी ने क्या कहा? जन्मपत्री, और पालकी वाला ने क्या कहा? पासे पालकी और पासे पहचान पत्र। तो ये बातें समझ में आई कि प्रस्तावना है क्या चीज। अब दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्रस्तावना आई कहां से, ये प्रस्तावना आखिर कहां से आ गई। तो आप जानते हैं कि जब संविधान का गठन हुआ, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। दूसरी जो बैठक होती है संविधान की, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बैठक कब होती है?
11 दिसंबर 1946 को। और जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद युवा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो ये होता है कि काम कैसे शुरू किया जाए, किन किन बातों पर चर्चा की जाए, हम कैसा देश चाहते हैं। तो वहां पर बैठे लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत मोटी मोटी बातें लिख दी जाए कि हम लोकतांत्रिक देश होंगे, हम सामाजिक न्याय वाले देश होंगे, जो सामाजिक न्याय देगा, आर्थिक न्याय देगा, राजनीतिक न्याय देगा। तो बहुत सारी बातें उसमें शामिल की गई। तो कहा गया कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 है। क्या है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, या इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत वही चीजें थी, मैक्सिमम वही चीजें थी जो आज का हमारा प्रस्तावना है। अभी हम प्रस्तावना को याद करेंगे कि पूरे प्रस्तावना को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत क्या थी? जो आज का हमारा जो उद्देशिका है, जो हमारा प्रेम्बल है, वही उस समय के क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। तो ठीक है, तो ये कब पारित होता है? ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। सर्वसहमत से इसे पारित कर दिया जाता है। और जो जो बातें उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी, उन्हीं बातों के मौलिक अधिकार किस तरह से होगा, तो वही उन्हीं बातों पर आगे चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, अब इसका नाम देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब हमारा क्या उद्देश्य है? ऐसा प्रस्ताव जो हमारे उद्देश्य को डिस्क्लोज करेगा, हमारे उद्देश्य को क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा, बताएगा कि ये हमारा उद्देश्य है संविधान बनाने को लेकर। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बनी? हमारी प्रस्तावना बनी, उद्देशिका बनी, या फिर प्रेम्बल बनी। तो बात समझ में आई? कहां से आई ये समझ में आया? ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रस्तावना देख लेते हैं। ये है संविधान की प्रस्तावना। ये स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है जैसा आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा संविधान, क्या है हमारे संविधान की प्रस्तावना। और इसमें एक चीज अच्छा पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें रेड कलर से आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं। तो ये जो 3 वर्ड दिख रहे हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। और इस जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया इस अमेंडमेंट को, ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ये बाद में 1976 में जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब एक बार इसे हम पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके एक एक वर्ड को समझना शुरू करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सबसे पहला इसका जो है, हम भारत के लोग। तो व्हाट डज मीन बाय हम भारत के लोग? बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। क्यों कहा गया ऐसा? हम भारत के लोग क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा जब ये साइन कर रही थी तो उस समय कितने सदस्य? 284। अंत में 26 नवंबर को कितने सदस्य थे? 299 में से 284 सदस्य वहां पर उपस्थित थे। 284 सदस्यों ने उस पर साइन किया, आपको पता है। तो उन्होंने क्यों कहा कि हम भारत के लोग? अच्छा, एक बात और यहां पर बता दें आपको कि जो ये संविधान का संपूर्ण भाग बन चुका था, सबसे अंत में कौन जोड़ा गया? हमारा प्रस्तावना। सबसे अंत में नहीं, मतलब सब समय के अनुसार सबसे अंत में रखा, सबसे पहले गया, किताब में सबसे पहले है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बाद में ये प्रस्तावना बनाई गई थी, जब पूरा संविधान क्यों? क्योंकि यहां पर संविधान को स्वीकार करने की डेट भी लिखी हुई है कि हम लोग आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो आइए देखते हैं
हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि जो 284 सदस्य थे वही केवल भारत नहीं थे, भारत क्या था, संपूर्ण भारत था। उस समय की संपूर्ण जनसंख्या क्या थी, भारत थी। और ये जो सदस्य थे ये जो है चुनकर आए थे कहां से, जो राज्य की असेंबलीज थी वहां से चुनकर आए थे, तो इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे ये। और कुछ कहां से आए थे, कुछ आए थे देसी रियासतों से। अब कितने थे, क्या थे, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की। तो इसीलिए यहां पर कहा गया हम भारत के लोग, क्या बात की गई, हम भारत के लोग। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि संविधान में सोर्स ऑफ पावर क्या है, शक्ति का जो सोर्स है वो क्या है, तो कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाता है कि भारत की प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो हम लोग कहेंगे किसमें निहित है, सॉवरेंटी जो है इंडिया की। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रभुसत्ता या भारत की सॉवरेंटी किसमें निहित है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता में। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हम लोग बात कर चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब संप्रभुता या सॉवरेंटी होता है। इसका मतलब संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, संप्रभुता या सॉवरेंटी। अब इसका मतलब देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, और ये कोई निर्णय लेता है, क्या करता है, ये कोई निर्णय लेता है अपने आंतरिक नीति के लिए, तो वो नीति संपूर्ण भारत में लागू होगी। इस पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता बाहर का व्यक्ति कि आप ऐसा नहीं कर सकते या आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है, अगर इंडिया चाहता है कि उसका पाकिस्तान के साथ कोई संबंध हो, तो वो उस जैसा संबंध चाहे उस तरह से पाकिस्तान के साथ जो है द्विपक्षीय समझौता कर सकता है। ठीक है। या भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ, ये क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उसका इस तरह का संबंध हो, तो उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं, और ऐतराज है भी तो भारत को उसे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया है ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्यों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि ये अपने आंतरिक मामलों के लिए और अपने बाह्य मामलों के लिए, अपने आंतरिक मामलों के लिए, अपने बाह्य मामलों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये किसी प्रकार से किसी के दबाव में या किसी के द्वारा कोई दबाव बनाया जाता है तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये तब तक कोई राष्ट्र संप्रभु नहीं कहलाएगा, सावरन नहीं कहलाएगा, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं कहलाएगा, जब तक कि वो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। पहले प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, समाजवादी। तो नेक्स्ट क्या है, समाजवाद। नेक्स्ट क्या है, समाजवादी। आप जानते हैं कि समाजवादी को किसके द्वारा जोड़ा गया, ये जो है जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत। हालांकि जब संविधान सभा इस पर बात कर रही थी तो उसी समय चर्चा की जा रही थी कि इसको जोड़ा जाए, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि किसी विशेष दर्शन से जोड़ना इसे ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए समाजवाद पर उस समय कहा गया कि ऐसा। हालांकि समाजवाद के जो तत्व थे ये डीपीएसपी में मौजूद थे। समाजवाद के जितने भी तत्व हैं वो किस में मौजूद थे, डीपीएसपी में। अच्छा, एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवाद जो है ये अलग अलग कंट्रीज ने इसको अपने अनुसार गढ़ लिया है। अब है क्या, सीएम जोड जो है एक बहुत बड़े राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, और तो इन्होंने कहा, सीएम जोड ने कहा कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसको सब लोगों ने अपने सर के हिसाब से लगा रखा है। समाजवाद एक ऐसा टोप है। तो भारत का जो समाजवाद है कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। कैसा समाजवाद है यहाँ का, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। अर्थात ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझिएगा। साम्यवादी समाजवाद नहीं है, कैसा है, लोकतांत्रिक, इसको जरूर समझिए, लोकतांत्रिक समाजवाद। या इसको कहा जाता है राज्याश्रित समाजवाद। क्या कहा जाता है, राज्याश्रित, राज्याश्रित समाजवाद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन के साधन होंगे, उत्पादन, जहां से उत्पादन हो रहा होगा, और जो वितरण के साधन होंगे, इनका क्या होगा, इनको क्या माना जाएगा, ये जो है पब्लिक सेक्टर में आएंगे। किस में आएंगे, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थात इस पर जो है राज्य का पूरा कंट्रोल होगा। यही मतलब हुआ कि राज्य जो है उसका पूरा कंट्रोल किस पर होगा, उत्पादन और वितरण के। अब आप समाजवाद के कारण ही इंदिरा जी के द्वारा जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है समाजवाद के कारण, क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़े हो गए थे और कुछ लोग बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, तो ये किया गया था। अब दूसरी चीज क्या है कि जो यहाँ का समाजवाद है ये वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत एक चीज और जुड़ती है कि यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मान्यता दी जाती है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मान्यता दी जाती है। और थोड़ा सा समाजवाद का रूप भी परिवर्तित हुआ है। कब परिवर्तित हुआ है? 1991 में। 1991 में आप जानते हैं कि ये उदारीकरण का दौर शुरू होता है, और जब उदारीकरण का दौर शुरू होता है भूमंडलीकरण भी उसी से आता है। अब ग्लोबलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उदारीकरण का जब दौर शुरू होता है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग और लिबरल हो जाते हैं, तो ये जो समाजवाद है इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ है। कुल मिलाकर आप ये जानिए कि हमारा जो डीपीएसपी है वो समाजवाद का ही क्या है, रूप है। बस बाद में समाजवाद को 1976 में जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं पंथ निरपेक्ष। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि अ सेकुलर स्टेट। एक क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलर। अर्थात यहां समझने वाली बात यह है कि भारत जो है वो आधार्मिक कंट्री नहीं है, नॉन रिलीजियस नहीं है, इररिलीजियस नहीं है। कैसा देश है ये? पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगी, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वो किसी धर्म को स्वीकार करें या ना करें। अर्थात ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देगी, नागरिकों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, वो धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब एक बात और समझिएगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप जैसे पश्चिम के देश हैं, तो पश्चिम के देश क्या करते हैं कि वहां पर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष कंट्री का मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई भी ऐसे खुलेआम रैली नहीं निकाल सकता किसी भी धार्मिक समूह के द्वारा, या ये सारी चीजें करना वहां पर बहुत कठिन है। तो भारत उन अर्थों में पंथ निरपेक्ष नहीं है जिन अर्थों में क्या है, पश्चिम के देश है, जिन अर्थों में पश्चिम के देश है। तो बात समझ में आई कि ये सभी धर्मों को क्या करेगा? समान संरक्षण देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक समझिए आपकी क्या है। लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन का सबसे फेमस जो डिफिनीशन है लोकतंत्र को बताने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। वो उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की जो सरकार है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात यहां पर सब कुछ कौन है? जनता ही है, पब्लिक ही है। अब लोकतंत्र को अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई छोटी कंट्री है तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि यहां पर जनता जो है छोटी छोटी चीजों में वोटिंग राइट्स उनको होता है, जैसे कोई बिल भी बनना है तब भी वोट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा क्या होता है? आप, ये बड़ी कंट्रीज के लिए होता है। बड़ी कंट्रीज का मतलब कि एक बार आप अपना प्रतिनिधि चुनकर और कहां भेज देंगे? लोकसभा में भेज देंगे, वही आपके बिहाफ पर वहां पर निर्णय लेंगे। जो हमारे सांसद हैं, जो एमएलए हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या हैं? ये विधायक लोग जो हैं, सांसद जो लोग हैं, यही लोग क्या करते हैं? ये लोग हमारे बिहाफ पर, अर्थात हमारे सेवक के रूप में वहां जाते हैं और निर्णय लेते हैं। अब वो धरातल पर कुछ और है कि एक पर चुनाव के पहले तक सेवक होते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं? स्वामी बन जाते हैं, हम लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहां भेजेंगे और वो हमारे बिहाफ पर निर्णय लेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था बी द पीपल ऑफ इंडिया, अंतिम संप्रभुता किस पर निहित है? अंतिम संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे पास है। तो बात समझे? तो इसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक नाम और देते हैं, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब हमारा प्रतिनिधि वहां जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या करें? प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बस अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हाँ, ये कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में कुछ मायनों में ये है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, याद रखिएगा, पूछा गया है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में कैसा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या प्रतिनिधात्मक क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, समझ में आया? और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गणराज्य। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य क्या है? अब इसको समझिएगा। रिपब्लिक इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ
कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जो राज्य का प्रमुख होगा, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा था। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जानते हैं आप लोग। तो वो अब हम लोगों ने चुना है ना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों को, तो वो वहां पर चूंकि पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए क्या कहता है कि हमारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया। ठीक है। अब ये चीज ब्रिटेन में नहीं है, वहां क्या है? वंशानुगत है। ठीक है। वहां पर महारानी जो चुनी जाती है वो क्या है? वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब वंशानुगत का मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, मतलब उन्हीं के परिवार से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन रिपब्लिक, गणराज्य नहीं है वो। लेकिन भारत क्या है? भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। बात समझ में आई? ठीक है। तो आइए अब देखते हैं गणराज्य बने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक से पहले यहां पर हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय क्या है। क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या है इसको समझिएगा थोड़ा सा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह हुआ कि हम समाज में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे, और हम जो है जैसे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत जैसी चीजें होती थी, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, 17 में अस्पृश्यता है, 17 में क्या है? अस्पृश्यता का। तो ये क्या है? ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये आर्टिकल आते हैं, और इनके अंतर्गत हम लोग आरक्षण की व्यवस्था जैसे की गई, तो वो सामाजिक न्याय के लिए ही। अब लोग इस पर भी प्रश्न उठाते हैं कि आरक्षण क्यों दिया गया। तो जैसे आप समझिए कि एक व्यक्ति जो यहां पर है और दूसरा व्यक्ति यहां पर है, हमारे हाथ को देखिएगा, तो ये व्यक्ति जो यहां पर है ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, और दूसरा व्यक्ति यहां पर है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? हम इसको यहां पर लाकर फिर कंपटीशन करवाएंगे। तो क्या होगा? तो हम इसको अवसर भी अधिक दे सकते हैं, इसको हम लोग अन्य तरीके से भी सपोर्ट करके यहां तक पहुंचाएंगे, और जब ये बराबर हो जाएंगे वहां पर जब, तो इसको आरक्षण के द्वारा यहां पर पहुंचाया जाएगा, तब स्वस्थ कंपटीशन हो पाएगा। ठीक है। तो आरक्षण की व्यवस्था भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। फिर क्या है? आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय आप कहां व्यवस्था की गई है? डीपीएसपी के अंतर्गत। जैसे किसी के पास भवन नहीं है, मतलब पोषाहार के लिए, मातृत्व पोषाहार के लिए अगर किसी के पास पैसा नहीं, तो वो सारी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत कौन करा रहा है? आप देखिए तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं कि यहाँ सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है तो वहां पर 6,000 रुपए जो भी मिलता हो, 5,000 रुपए मिलेगा। मतलब तरह तरह की योजनाएं लोक कल्याणकारी राज्य, इसको क्या बोलते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत वो क्या है? आर्थिक न्याय है। वो क्या है? आर्थिक न्याय। कि किसी पैसे के कारण या धन के कारण, धन के अभाव में किसी के साथ क्या हो? अन्याय ना हो जाए। सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे धन हो और चाहे ना हो। दूसरा है राजनीतिक न्याय। तो ये बहुत ही आसान है। आप जैसे राजनीतिक न्याय को समझिए आप कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आपको किसी विशेष अर्हता की जरूरत नहीं है, आपके पास राइट टू वोट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय का जीता जागता उदाहरण। ठीक है। और 18 वर्ष कहां है ये भी बता चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई थी राइट टू वोट, मतलब वोटिंग के अधिकार को। ठीक है। समझ में आया? फिर विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म चीजें समझ रहे होंगे, और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, जब विचार अभिव्यक्ति करेंगे तो विश्वास जगेगा लोगों में, और जब विश्वास जगेगा तो विश्वास से ही धर्म है, और धर्म होगा तो क्या होगा? उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस में और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी में क्या होगी? समानता, समता होगी, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को मतलब समान अवसर दिया जाएगा, और उनके उसी आधार पर उनका स्टेटस भी मेंटेन होगा। दूसरी चीज, अच्छा एक बात और यहाँ पर कि जब धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता, तो फिर क्यों नौकरियों में या अन्य जगहों पर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो उसका कारण ये है कि हमारे संविधान में बहुत जो हमारा देश है इसमें मुख्य धारा में आने से बहुत सारे लोग छूट गए थे। क्यों? क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, अवसर की समता नहीं मिली। तो इसीलिए
उनको क्या किया, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग संरक्षणात्मक भेदभाव, एक वर्ड ये याद रखिएगा कि जो ये सारी चीजें की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, संरक्षणात्मक भेदभाव, संरक्षणात्मक भेदभाव, संरक्षणात्मक भेदभाव के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। मतलब कि उनको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए ये भेदभाव किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो बात समझ में आई। तो ये हो गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अच्छा, एकता था तो अखंडता शब्द क्यों शामिल किया गया, है ना विचारणी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक हैं, हम चाहे जो हैं, हम क्या हैं, राष्ट्र की एकता है, हमारी राष्ट्र क्या है, एक है। और अगर हम आपस में झगड़ा कर भी लेते हैं तब भी अखंड संभव नहीं है। मतलब हम कभी भी क्या होंगे, मतलब खंड संभव नहीं है। हम क्या होंगे, एकता है, और इस एकता को और प्रभावशाली बनाने के लिए अखंडता शब्द यहां पर जोड़ा गया कि हमारा झगड़ा भले ही है लेकिन हम खंड नहीं होंगे, हम क्या होंगे, अखंड ही रहेंगे। इस एकता पर और बल देने के लिए कि किसी भी दशा में, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो एकता है और एकता पर और जोर देने के लिए क्या किया गया, अखंडता शब्द, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फ्रेटर्निटी जो शब्द है, ये बंधुता, ये कहां से आया है, फ्रांस। जो फ्रांस क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन वहां के क्या थे, आदर्श थे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन्हीं तीनों के आधार पर वहां की क्रांति लड़ी गई थी। तो ये बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, और ये सारी चीजें हम लोग मानते हैं, और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, अब प्रस्तावना देखिए सबसे बाद में शामिल हुआ कि नहीं, भले ही सबसे पहले लिखी जा रही है, लेकिन है क्या, आज तारीख, जब पूरी चीजें लिखी जा चुकी हैं तब पहले पेज पर इसको रखा गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को, अच्छा, अंगीकृत, ध्यान से देखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित, आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसे क्या करते हैं, पूरा अंग से अपने, अंगकृत, अंगीकृत मतलब गले लगाते हैं इसे, और इसको किसको अर्पित करते हैं, अंगीकृत, आत्मार्पित, अपने किसको अर्पित करते हैं, आत्मा को अर्पित करते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आत्मा को सबसे पवित्र माना जाता है, और ऐसा यह भी कहा जाता है कि ना इसे कभी जलाया जा सकता है, ना इसे, आप सुने होंगे ना। तो ये क्या है, आत्मार्पित, सबसे पवित्र चीज, आत्मा को हम क्या करते हैं, इसे सबसे पवित्र चीज क्या करते हैं, इसे हम लोग आत्मा को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। और अधिनियमित, बिल और एक्ट में अंतर होता है, विधेयक और अधिनियम, विधेयक और अधिनियम में क्या होता है, अंतर होता है। विधेयक क्या होता है, जब लोकसभा में कोई चीज प्रस्तुत की जाती है वो वहां से पारित होती है, राज्यसभा में भी पारित होती है, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब वो क्या बन जाता है, वही बिल जो है वो विधेयक जो है क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और जैसे ही वो अधिनियम बनता है उसके अंतर्गत क्या आ जाती है, कानूनी शक्ति आ जाती है कि अब उसको उल्लंघन करोगे तो आप दंड के भागीदार होगे। तो वही चीज अधिनियमित, अर्थात जो हमारा संविधान है इसमें क्या है, ये जो है अब इसमें अधिनियमित हो चुका है ये, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर आप दंड के भागीदार होंगे। तो बात समझ में आई। तो आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक चीज और यहां पर समझ लीजिए कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, और इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। मतलब कुछ प्रावधान तो इसी दिन से लागू कर दिए गए थे, लेकिन संपूर्ण प्रावधान कब से लागू किया गया था, 26 जनवरी 1900। ऐसा क्यों था, ये कहानी हम बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि हम जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और उस 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि आने वाली 26 जनवरी अर्थात 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हम भारत का क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अर्थात पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और तब से लेकर
1946 तक, तब से लेकर 1947 तक, तब से लेकर 26 जनवरी 1947 तक क्या मनाया गया? 26 जनवरी 1947 तक क्या मनाया गया? 26 जनवरी 1947 तक हम लोग क्या मनाते रहे? 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते रहे, अर्थात इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको मनाते रहे। अब समस्या हुई जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब समस्या पैदा हुई कि अब तो दो स्वतंत्रता दिवस, और दो स्वतंत्रता दिवस तो संभव नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 26 जनवरी को, ऐतिहासिकता को, इसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था उसे बचाए रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपने संविधान के प्रावधान को यहां पर रोक लिया था और हमने कहा कि हम इसको कब लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? याद रखना भैया, ये सब पूछा जाता है। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज इसमें और देख लेते हैं कि उद्देशिका का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है और क्या क्या चीजें, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उद्देशिका से कौन कौन सी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, उद्देशिका का महत्व क्या है, इससे कौन कौन सी चीजें निकल कर आ रही। हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। उद्देशिका का महत्व क्या है? तो सोर्स ऑफ पावर, ये पता चलता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, इसके अधिकार का स्रोत क्या है। तो सबसे पहली लाइन से ही इसका अधिकार पता चल रहा है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है, जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो किसके द्वारा, किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित। क्यों है, क्या है, कैसे है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी चीज, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा। तो नेचर ऑफ स्टेट यहां पर लिखा हुआ, देखो, राज्य का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा कि नहीं होगा। दूसरा चीज, समाजवादी होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी चीज क्या होगा? समाजवादी। और फिर क्या होगा? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होगा। और कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। ये क्या है? ये सब इसका क्या है? ये सब इसका क्या है? नेचर है, राज्य का, स्टेट का नेचर है, भारत का नेचर है ये, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक होगा। और क्या होगा? गणराज्य होगा। और क्या होगा? गणराज्य होगा। बात समझ गए कि नहीं? ये नेचर के अंतर्गत आया कि हमारा देश कैसा होगा। फिर क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर देखो, उद्देश्य का उल्लेख किया गया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाना, ये क्या है? इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब डेट क्या है? ये भी उल्लेख कर दिया गया कि कब लागू हुआ। कब हुआ? तो कब हुआ? 26 नवंबर 19, कब मतलब ये तैयार हुआ बनकर? 26 नवंबर 1949। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? आप जानते हैं कि समस्त प्रावधान लागू किए गए 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें यहां पर कवर कर ली है। और यकीन मानिए, आप लोग मन से पढ़िएगा, इतना एक साथ आपको शायद ही कहीं पर कुछ मिले। तो आप लोग पूरे मतलब लगन के साथ, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत आप भी कीजिएगा। और इसको पूरा नोट्स बनाकर, कम एक बार आप लेक्चर देखा कीजिए और दूसरी बार आप नोट्स बनाने के लिए पॉज कर करके आराम से बनाइए। आपको किसी कोचिंग, कहीं पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार का हम यहाँ पर एक मिनट भी हमने बर्बाद नहीं किया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे वो होगा हमारा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और क्या ये न्याय योग्य है या नहीं। तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या ये न्याय योग्य है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।